हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल। बच्चों, आज हम इस क्लास में बात करेंगे आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। और ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और आगे वाले भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आप आराम से उन्हें चेकआउट कर सके। चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो ऑब्वियसली हमें जो इसके अंदर बात करनी है वो इलेक्शन से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस लेसन के इंट्रोडक्शन के साथ। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेसन में कवर किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, में कि डेमोक्रेसी के अंदर सिंपली जो रूल होता है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि कहीं ना कहीं जो लीडर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर हम सेम ये बात करें इलेक्शन के अंदर फ्री एंड फेयर मैनर में ये होने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी और अच्छी बने रहे। क्योंकि आप जानते हो इलेक्शन तो उन कंट्रीज में भी होते हैं जहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि जहां पे मिलिट्री रूल है, मोनार्की सिस्टम है या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां पर भी इलेक्शन होते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन और एक नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इसमें क्या डिफरेंट होता है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, उसे आपको समझना है। अब सिंपली यहां पर हम बात कर रहे हैं आपके मेन इंट्रो के साथ, जो कि आपको बताया गया है असेंबली इलेक्शन, वो भी किसके, हरियाणा के। अब आपको इससे आइडिया पता चलेगा कि इलेक्शन क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, हरियाणा का एक किस्सा बताया गया है जहां पे एक लीडर है जिनका नाम है देवीलाल जी। तो ये जो देवीलाल है उनका क्या किस्सा बताया गया है कि ये ना अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए लास्ट 2 ईयर से अच्छी खासी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, जगह जगह जाके लोग से मिल रहे हैं, यानी कि अपना फुल प्रमोशन कर रहे हैं ताकि जब इलेक्शन आते हैं तो ये अपना उसमें 100% दे सके। लास्ट 2 ईयर से इनकी हार्डवर्क जो होती है वो फाइनली 1987 के हरियाणा के कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के अंदर देखने को मिलती है। 1982 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब 1987 का जब इलेक्शन होता है तो वहां के जो लोग थे वो कांग्रेस से इतने ज्यादा खुश नहीं थे, और ऐसे में जो देवीलाल है जिनकी पार्टी का नाम है लोकदल, तो ऐसे में एक तरीके से जो मसीहा होते हैं ना, जो एक लगता है कि इसके अंदर हमें वो पॉजिटिव चीजें दिखाई देती है, तो ऐसे ही लोग जो थे वहां के वो इन लीडर के अंदर खोज रहे थे। और इन्होंने वादे भी बहुत बड़े बड़े करे थे। इन्होंने ना मिशन चलाया था जिसे जस्टिस वॉर के नाम से जाना गया था। सिंपली इन्होंने क्या किया था कि देखो, अगर इनकी गवर्नमेंट बनती है हरियाणा के अंदर तो ये क्या करेंगे कि जो भी छोटे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, किसान है, उन सबका जो कर्जा है उसे फर्स्ट मीटिंग में ही क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। ये इनके बड़े बड़े प्रॉमिसेस थे। और हुआ क्या, देखिए, जब असेंबली का रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार था, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो देखिए, हरियाणा के अंदर टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सीट्स हैं एमएलए वाली वो टोटल है 90। अब यहां पे जो रूलिंग पार्टी थी वो कांग्रेस थी, लेकिन 1987 के इलेक्शन में देखो कांग्रेस का क्या हाल हुआ। कांग्रेस को मात्र उन्होंने 90 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट कंटेस्ट करवाए थे, सिर्फ उसे मात्र 5 सीटें मिली। और आप देखिएगा जो देवीलाल जी की पार्टी थी लोकदल, तो उनके जो कैंडिडेट थे वो 69 कंटेस्ट किए थे इलेक्शन, जिसमें से 60 कैंडिडेट उनके जीत गए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए 90 का अगर आप हाफ करोगे तो आपको 45 मिलेगा प्लस 1, इससे ज्यादा जो भी हो ये एक्स्ट्रा मेजोरिटी होती है ना। तो 46 तो कम से कम चाहिए। तो इकलौते लोक दल ने 60 सीट जो थी वो जीत ली थी, और ये अलायंस में थी। तो अलायंस इनका जो था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, जो 16 सीटें लाई थी। तो यानी कि 90 में से 76 जो सीट थी वो लोक दल अलायंस के साथ जीत गई थी, जिसमें अकेले अपने 60 थी। तो इसका मतलब लोगों ने इस पार्टी को, इन लीडर को पसंद किया, और जो इन्होंने अपने प्रोमिसेस किए थे उन्होंने वो फुलफिल भी कर दिए। तो यानी कि पहली मीटिंग में जब इन्होंने शपथ ली, जब ये मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो इन्होंने पहली मीटिंग के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, जो छोटे किसान थे, जो बिजनेसमैन थे, छोटे व्यापारी थे, उन सभी का जो कर्जा था वो माफ भी कर दिया। अब इनकी जो गवर्नमेंट थी हरियाणा के अंदर ऑलमोस्ट 4 ईयर तक चली थी। और जब नेक्स्ट इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं तो देखो पूरा ही सिनेरियो बदल जाता है। ज्यादातर उम्मीद तो आपको यही लग रही होगी कि आप दोबारा से यही जीत जाएंगे, लेकिन नहीं। दोबारा से जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ आफ्टर 4 ईयर, तो वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और इनकी जो पार्टी थी वो इलेक्शन को हार गई थी। तो यही है डेमोक्रेसी के अंदर कि कोई भी चीजें छोटी नहीं होती, बड़े से बड़े लीडर को भी जो उसकी हार है वो भी उसे स्वीकार करनी पड़ती है। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि एक बार आप पावर में आ गए तो लाइफ टाइम के लिए आप ही पावर में
में रहोगे। ऐसा हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलता। होप्स हो कि आप इन केसेस से अच्छे से समझ चुके होंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी चीजें क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहां पे जो मेन रूल करते हैं वो डायरेक्ट तरीके से नहीं होता बल्कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होता है, और असली जो मालिक होता है आप कह सकते हो वो आम जनता ही होती है, जिसे हम कॉमन पीपल कहते हैं, यानी कि हम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक की शुरुआत होती है वो इलेक्शन के साथ है कि इलेक्शन आखिरकार क्या होते हैं। एन इलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। चाहे वो डिक्टेटर वाली कंट्री हो चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, इलेक्शन तो हमें हर जगह ही देखने को मिलते हैं। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको बताया था चाइना के अंदर कोई भी अगर कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो उसे सबसे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से क्या लेने पड़ेगा, अप्रूवल यानी कि परमिशन लेने पड़ेगी, और परमिशन जब उसकी ग्रांट कर दी जाएगी तो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। जबकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन इलेक्शन वहां पर भी हो रहे हैं, वो भी रेगुलर इंटरवल के बेसिस पे। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे तो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहते हैं, और बीच बीच में तो बाइपोल इलेक्शन भी होते हैं, है ना। तो ये चीजें होगी, और सिंपली इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अब सवाल यहां पर आता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही क्यों चुनते हैं। तो देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है, आप समझिएगा। मान लीजिएगा कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चे एक दूसरे से अलग थिंकिंग रखते हैं। अगर मैम या टीचर बोलते हैं उनसे कि इस खाली स्पेस में क्या बनना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे, उनके ओपिनियन शेयर करेंगे। कोई हॉस्पिटल लेगा तो कोई स्कूल बोलेगा, कोई ग्राउंड बोलेगा, ऐसे मतलब वेरियस टाइप के एक तरीके से लोगों के सुझाव आएंगे। तो ऐसे में अगर किसी एक की सुन ली जाए कि यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाए तो दूसरा नाराज हो जाएगा, ओपिनियन दूसरे का रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी कि हम आपस में अपने ओपिनियन के बीच में ना फंसे रह जाए, तो इसलिए हम अपना एक ऐसा लीडर चुनते हैं जो हमारी सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेगा। तो इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम करते हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं और हमारे पर ही वो रूल करते हैं। लेकिन इनकी पावर अनलिमिटेड नहीं होती, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ लिमिटेड पावर मिलती है इनको, वो भी मैक्सिमम 5 ईयर तक आप कह सकते हो। ये तो इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट है कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, आखिरकार हमें इलेक्शन की जरूरत या आखिरकार क्यों है। तो देखिए जरूरत तो है, सिंपली क्या है, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें आती हैं। हम 3 चीजों से एग्जांपल से समझते हैं। पहला है कि वी कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। हम इलेक्शन इसलिए कंडक्ट करवाते हैं क्योंकि इसके अंदर हम चूज कर सकते हैं कि जो कानून है वो हमारे लिए कौन बनाएगा। तो जैसे हमारे भारत के अंदर जो भी लॉ बनते हैं वो हमारी पार्लियामेंट में बनते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी, सारे पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो बैठे होते हैं, जिन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे अपनी एक असेंबली होती है जहां पे जीते हुए एमएलए होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी के हो। ये सभी हमारे लिए क्या करते हैं, लॉ बनाने का काम करते हैं। तो पहली चीज होगी, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सेकंड है कि वी कैन चूज, हम इसलिए इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक अ मेजर डिसीजन, कि कौन आखिरकार सरकार बनाएगा और कौन बड़े से बड़े डिसीजन को लेगा। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वो जीत जाती है तो वो रूल करते हैं और वो एक गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलाने का काम करती है। तीसरा है कि वी कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। तो हम क्या करते हैं, सिंपली पॉलिटिकल पार्टी को ही चूज करने का काम करते हैं जिसकी पॉलिसी जो गाइड करते हैं कि गवर्नमेंट और लॉ को किस तरीके से बनाया जाए और चलाया जाए। जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आती है जिसके अंदर वो अपनी अचीवमेंट के बारे में बताते हैं और अपनी आने वाली एक तरीके से उनके फ्यूचर गोल क्या है, जब वो रूलिंग पार्टी बन जाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे आम जनता के लिए। तो ये सारी चीजें होती है ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। दैट इज द रीजन कि हमें पॉलिटिकल पार्टी और हमें इलेक्शन की नीड होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, मतलब वो क्या बेसिक चीज है जो कि हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्शन है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इलेक्शन तो हमें कम्युनिस्ट टाइप की या फिर डिक्टेटर टाइप की कंट्रीज में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कौन से इलेक्शन है जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाए जाएंगे उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, तो बहुत सारे तरीकों से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, और ज्यादातर सभी जितने भी 100 से ज्यादा आप कह सकते हो कंट्रीज है जहां पे जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाया ही जाता है। हालांकि उनका जो सिस्टम होता है इलेक्शन का वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। तो मैंने आपको जैसे चाइना का एग्जांपल आप लीजिएगा, सबसे बेस्ट माना जाता है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री ना होकर भी इलेक्शन को कंडक्ट करवा रही है, लेकिन बस वही है कि परमिशन वाली बात है, आपके पास कोई इंडिपेंडेंट वैसी पावर नहीं है। इस चीजों को समझने के लिए आपको 1 by 1 पॉइंट हम समझते हैं कि वो क्या चीज है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। पहली चीज है
एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर किसी को चूज यानी कि किसी को चुनने का पूरा पूरा क्या होना चाहिए, राइट्स होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब है दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुअर पर्सन के जो वोट की वैल्यू है वो 1 रखी गई है और अपर क्लास पर बंदे की जो वोट की वैल्यू है 1 की जगह 5 रखी गई है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सबको हमें इक्वल तरीके से ट्रीट करना जरूरी है और सबको राइट टू चूज का पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए और साथ ही उनके वोट की वैल्यू भी इक्वल ही रखनी चाहिए। सेकंड चीज आती है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम री चॉइस टू वोटर। इसमें बताया गया कि जो पार्टी एंड कैंडिडेट है वो एक तरीके से फ्री तरीके से इलेक्शन को कंटेस्ट करे और अपनी आम जनता को पूरा ऑफर दे कि वो आखिरकार उन्हें क्यों चूज करे। वो हो सकता है अपनी अपनी पॉलिसीज बता के, अपने प्रोग्राम बता के कि अगर मैं जीत जाता हूं तो ये सारी चीजें करूंगा, या पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो शो करके लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो ये सारी चीजें लोगों के सामने रखी जाती है और लोगों के पास ऑप्शन होता है कि अब वो किस पार्टी को चूज करेंगे। यानी कि लोगों को पता रहता है कि ये जो चीजें है वो हो सकता है कि अगर ये जीत जाए तो आगे ये काम करेगी। तो क्लैरिटी होती है लोगों के पास। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि बताया गया कि जो रेगुलर इलेक्शन है वो होते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी या कोई गवर्नमेंट जिसकी बन गया वो लाइफ टाइम के लिए बन गए, नहीं, उसको कुछ टाइम बाद दोबारा से अपनी ऑनेस्टी को, अपने वर्क को प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए कुछ सालों के बाद दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाना जरूरी है, वरना तो डिक्टेटरशिप छा जाएगी ना। तो जैसे इंडिया के अंदर आप जो एमपीज के इलेक्शन होते हैं जिसे हम प्रधानमंत्री के इलेक्शन कहते हैं, या फिर सीएम के इलेक्शन जिसे हम एमएलए के इलेक्शन कहते हैं, या फिर लोकल बॉडी के इलेक्शन, इन सभी में 5 ईयर कॉमन है। आफ्टर 5 ईयर दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक डेमोक्रेटिक इसे बनाती है। चौथी चीज है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। तो जो भी कैंडिडेट जीता होता है तो उसे इलेक्टेड मेंबर कहा जाता है क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुना गया है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, या फिर एक तरीके का काउंसलर जो लोकल बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और लास्ट है 5 वाला, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। तो यानी कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी कैंडिडेट माल प्रैक्टिसेस के थ्रू या फिर मैनिपुलेटिव करके अपना इलेक्शन जीत जाए। निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए और लोग अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को चूज सके, इतनी उनके पास इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। और यही चीजें एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से बिल्कुल अलग करती है, क्योंकि इलेक्शन जो होते हैं दोनों ही जगह होते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है जैसा कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता। होप सो कि आप समझ चुके हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाने चाहिए और उनका क्या बेस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका ओवरव्यू आप यहां पर भी देख सकते हो ताकि आपको शॉर्ट तरीके से समझ आ सके। तो मतलब वो बेसिक अगर हम बेस मान के चले एक तरीके से, तो 1% 1 वोट की वैल्यू, इलेक्शन जो होना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए वोटर के पास और फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए। ये 4 चीजें आपको एटलीस्ट पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? लेट्स सी। देखिए इसके ना अपने सही मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं। तो इलेक्शन आर दोस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। जैसे कि हम बात करते हैं कि इलेक्शन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन है। प्रेजेंट टाइम में अभी आप देखोगे जो एनवायरनमेंट है वो पूरा पॉलिटिकल हुआ पड़ा है, यानी कि इलेक्शन मोड जो है वो अभी ऑन है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है 2024 के वो पीएम वाले है, प्रधानमंत्री वाले। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना जोरों शोर से कैंपेन कर रही है, एडवर्टाइजमेंट दे रही है, प्रमोशन करवा रही है वगैरह वगैरह। सारी चीजें किस लिए कर रही है? ताकि वो इस कॉम्पिटिशन को जीत सके। और क्लेम किए जा रहे 400 सीट से क्रॉस के, या कोई दूसरी पार्टी उसको नीचे गिरा रही है वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो ये तो हम मानते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन तो होते ही है इलेक्शन। दिस कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म, और ये अलग अलग तरीके से भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो इलेक्शन होता है, जो कंपटीशन होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है? पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। यही पॉलिटिकल पार्टी तो आगे चल के रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी बनती है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप सीट कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग द सेवरल कैंडिडेट।
कैंडिडेट। इफ देयर इज नो कंपटीशन, अगर कंपटीशन ना हो तो इलेक्शन विल बिकम अ पॉइंटलेस, तो इलेक्शन एक तरीके से पॉइंटलेस रह जाते हैं। मतलब कोई वो चीज होएगी नहीं। एक होता है ना कि जानने की इच्छा, जो डिजायर होता है वो होंगे नहीं। हमें पता है कि यार एक ही पार्टी यही जीतेगी, जैसे हम चाइना के एग्जांपल बार बार देते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी है वही रूल कर रही है, बस परमिशन लेके इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी हो तो वहां पे आ नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे हमेशा से क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि यार ये जीत सकती है, वो जीत सकती है, सर्वे करवाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लीडर नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो ये भी जानते हैं कि लोगों के लिए क्या चीजें अच्छी है। इट मोटिवेट देम टू सर्व टू पीपल, और इसीलिए वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वोट डालो हमारी पार्टी को, और आगे चल के वो उनके लिए काम कर सके। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड अ इनिशिएटिव टू पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर। इस सारी चीजें से ये जो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, तो ये जो चीजें होती है एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स के बीच में एक ग्रेट इनिशिएटिव भी माना जाता है। लीडर रियलाइज दैट इफ दे वर्क फॉर पीपल, अगर वो लोग के लिए काम करते हैं, जो नेता लोग होते हैं, दे वुड बिकम पॉपुलर, तो ये ऑब्वियसली पॉपुलर हो जाएंगे, एंड देयर चांस टू विन वुड इंक्रीज, और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो इनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें है। तो आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल कंपटीशन सही भी होता है, लेकिन इसके दूसरी चीजों को भी हमें समझने की जरूरत है। हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स को लेकर कि इलेक्टोरल कंपटीशन में क्या क्या डीमेरिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला है कि इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। ये क्या करता है, फैक्शनलिज्म, यानी कि लोग अपने अपने ना हित बना लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लोगों के बीच में ना जो यूनिटी होती है वो डिस हो जाती है, यानी कि डिसयूनिटी होती है। कोई लोग होता है, कोई एक अदर पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो आपसी जो फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा जिसे हम कहते हैं, वो भी खराब हो जाता है कि यार तेरी आइडियोलॉजी अलग है क्योंकि तू इस पार्टी को बिलोंग करता है, और तेरी आइडियोलॉजी अलग है क्योंकि तू इस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो दोनों ही जनों के बीच में क्या होता है, फैक्शनलिज्म आ जाता है, जिसकी वजह से जो यूनिटी हो जाती है ना वो खराब हो जाती है, आपसी भाईचारा भी खराब हो जाता है। लोग आपसी में फ्री का प्रमोशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि हम जब अपना प्रॉपर सपोर्टर बना लेंगे तो हमारे लिए फ्री का प्रमोशन और ज्यादा आसान हो जाएगा, और इसलिए वो सारी चीजें इतनी ज्यादा जो कैंपेन होता है, जो एडवर्टाइज करवाया जाता है, वो इसी वजह से भी करवाया जाता है ताकि लोग उस पार्टी से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो ये डीमेरिट्स में भी गिना जाता है, ठीक है। किसी पार्टी की वजह से आपसी जो चीजें होती है वो खराब होना। पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर ऑफन लेवल टू एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। हमेशा से क्या होता है कि यार आज ये लीडर इस लीडर को बोल रहा है और ये लीडर इस लीडर को बोल रहा है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो तब होती है कि जब कोई एक पार्टी का बंदा किसी दूसरी पार्टी के बंदे को बुरा भला कह रहा होता है, खराब कह रहा होता है, या उसे क्रिटिसाइज कर रहा होता है, तो कुछ टाइम बाद वही बंदा उस पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, तो उसके जो वर्ड्स होते हैं वो पूरे चेंज हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो कैंडिडेट भी अच्छा है, इसकी पार्टी भी अच्छी है, क्यों, क्योंकि अब मैं इस पार्टी में ज्वाइन हो चुका हूँ। मतलब ये चीजें चलते रहते हैं, और जो सपोर्टर होते हैं वो हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क की तरह, यार अब इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमारा मन पसंदीदा लीडर इस पार्टी में था, अब यार ये तो इस पार्टी में चले गया दूसरी में, तो अब मुझे दूसरी पार्टी सपोर्ट करनी पड़ेगी जिसे मैं पहले एक तरीके से बुरा मानता था। ये चीजें होती है अक्सर। पार्टी एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। हमेशा से एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना या करप्शन के केसेस लगवा देना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है जो डर्टी ट्रिक्स में गिनी जाती है ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट इलेक्शन को आराम से जीत सके। और इसके अलावा प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स टू बी अ फॉर्मुलेटेड। और एक तरीके से प्रेशराइज करना इन चीजों को, इलेक्टोरल फाइट को, ये लॉन्ग टर्म के लिए सेंसिबल बिल्कुल भी नहीं माने जाती, सही बिल्कुल नहीं मानी जाती। इससे क्या होता है कि सोसाइटी और ज्यादा टूटती चली जाती है, लोगों के बीच में ना एक अलग प्रकार की थिंकिंग डेवलप्ड हो जाती है। तो इन चीजों से हमें बचना है, और मेन जो चीज है जो हमें इलेक्शन कंटेस्ट करना है, हमें मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ सिस्टम पे, इन चीजों के ऊपर, ना किसी पर्सन की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के बेस पे। In respect of our demerits or unhealthy competition, some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. ये सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या होता है, कुछ ये अनहेल्थी कंपटीशन है, लेकिन इसी के बीच में कुछ ऐसे गुड लीडर्स भी होते हैं जो एक्चुअल में एक तरीके से इस कंट्री को सर्व करना चाहते हैं और वो इस टाइप के झगड़ों में नहीं फंसना चाहते हैं। तो ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। तो होप्स हो कि बच्चों आपको प्रॉपर तरीके से इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, इसके अलावा इलेक्शन के अंदर कंपटीशन होना या फिर नहीं होना क्यों इतना खास मनाता है इन चीज़ों को, और वो क्या चीज़ें है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन को एक फ्री एंड फेयर मैनर में करवाए जाते हैं। होप्स हो कि आपको ये इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना
भूलेंगे। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।